तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान का मॉडल सेट। क्या सही सुने, विज्ञान का मॉडल सेट पढ़ेंगे, वो अभी सबसे पहले डीसी फिल्म्स चैनल पर। तो आप लोग इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए हम लोग विज्ञान का एक मॉडल सेट पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले आप लोग फटाफट एक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर एक नंबर सवाल को देखते हैं। एक नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। तो आप लोग पढ़े होइएगा कि हीरा की अपवर्तनांक सबसे अधिक होती है। तो चलिए आइए हम 2 नंबर सवाल को देखते हैं। 2 नंबर सवाल कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। क्या होती है दोस्तों? तो ऋणात्मक होती है। और उत्तल पूछता तो धनात्मक होगी। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। कितनी होती है दोस्तों? तो आप लोग को पता होगा 2 होती है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी। आइए देखते हैं 4 नंबर प्रश्न को। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है दोस्तों? तो अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। आप लोग को पता हुआ होगा, जब आप लोग दाढ़ी बनवाते या किसी को बनवाते हुए देखे होंगे तो वहाँ पर लगी हुई सैलून में शीशा जो होती है बड़ा बड़ा, वह सब उत्तल दर्पण का होती है। ये सब आप लोग को पता रहना चाहिए। 5 नंबर सवाल कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है। क्या संबंध है दोस्तों? तो सीधी सी बात है, एफ बराबर आर इक्वल टू 2। चलिए अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर सवाल को। 6 नंबर सवाल करा कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं दोस्तों? तो अवतल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसमें उल्टा हो जाता है, अपसारी रहता तो उत्तल को हम कहते हैं अपसारी लेंस, और अभिसारी है तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं अब 7वें नंबर सवाल को। तो चलिए उसका प्रश्न और आंसर करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 7 नंबर हमारा सवाल क्या कर रहा है। कह रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है। तो किसका न्यूनतम होता है दोस्तों? तो बैगनी का। किसका? बैगनी का। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो किसमें होती है दोस्तों? तो निर्वात में होती है। आप लोग को पता होगा। 10 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन कोई भी कहे तो उसका नियम होता है दोस्तों स्टूडेंट, 2 ही नियम होता है। आइए हम लोग देखते हैं 11 नंबर सवाल को। कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो किस ऊर्जा को करता है दोस्तों? तो नाभिकीय ऊर्जा। मतलब कि इसके कहने का मतलब है जल से विद्युत कैसे बनाया जाता है, उस ऊर्जा को इसमें दिखाना है। तो नाभिकीय ऊर्जा को ही रूपांतरित करके बनाता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग 12 नंबर सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। स्टूडेंट कह रहा है कि जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। बउआ प्रश्न है एकदम से। आप लोग को यह बीएम है, बीएम यह बोर्ड में रहेगा ही रहेगा। चलिए इसका आंसर करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगी आंसर विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, मतलब कि जलता हुआ मोमबत्ती बदल देता है किसमें? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। आइए हम लोग देखते हैं अब 13 नंबर सवाल को। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 13 नंबर हमारा सवाल कह रहा है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है। बउआ प्रश्न है स्टूडेंट। इसका आंसर सही होगा सी नंबर, दुगुना। मतलब कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की दुगुना में हो जाता है। आइए देखते हैं अब 14 नंबर प्रश्न को। 14 नंबर प्रश्न कर है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधक को जोड़ा जाता है। प्रतिरोध का
मान बढ़ाने के लिए दोस्तों प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। अगर समांतर क्रम में आप लोग जोड़ते हैं तो उसका प्रतिरोध सबसे अधिक बढ़ जाएगा। आइए देखते हैं 15 नंबर सवाल को। 15 नंबर सवाल कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए पर्याप्त जिस छड़ का उपयोग होता है वह है कौन सा छड़ दोस्तों? तो नरम लोहा। यहाँ पर छड़ नहीं होना चाहिए, लोहा होना चाहिए, सॉरी। यहाँ ये देखते हैं, यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है दोस्तों? ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दोनों, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर हो जाएगी सी नंबर ऑप्शन सही, मतलब कि ए और बी दोनों, नाभिकीय विखंडन भी और नाभिकीय संलयन भी। आइए देखते हैं 17 नंबर सवाल को। कह रहा है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है? सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति दोस्तों सौर कुकर और सौर सेलर दोनों कहलाती है, इसलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी, दोनों, ए और बी। आइए देखते हैं 18 नंबर प्रश्न को। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पवन विद्युत जनित्र का एक नाम होता है दोस्तों डायनेमो। आप लोग याद रखिएगा डायनेमो। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितना होनी चाहिए? तो आप लोग को पता है कि 150 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए देखते हैं अब 19 नंबर सवाल को क्या कर रहा है। 19 नंबर सवाल कर रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल क्या है दोस्तों? तो इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि यह तीनों नहीं होंगे, इसलिए इसका सही उत्तर हो गया इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं 20 नंबर सवाल को। 20 नंबर सवाल कर रहा है कि घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? प्रतिवर्ती धारा, सदिश धारा और दिष्ट धारा। तो परिपथ में मुख्य रूप से दोस्तों प्रतिवर्ती धारा का आपूर्ति होती है। आइए देखते हैं अब 21 नंबर सवाल को। 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 21 नंबर सवाल हमारा कह रहा है यहाँ पर कि वर्ण विक्षेपण असंभव है। वर्ण विक्षेपण असंभव किस में है दोस्तों? तो कांच में, निर्वात में, जल में, फाइबर में। कांच में तो आसानी से हो सकता है, निर्वात में भी आसानी से होता है, जल में भी हो सकता है, लेकिन फाइबर ऐसा वस्तु है जिसमें नहीं हो सकता है, इसलिए इसका सही उत्तर फाइबर हो जाएगी। आइए देखते हैं 22 नंबर सवाल को। 22 नंबर सवाल कर रहा है कि वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। कहाँ मोड़ देता है दोस्तों? तो आधार की ओर। कहाँ? आधार की ओर। आइए देखते हैं 23 नंबर सवाल को। 23 नंबर सवाल कर रहा है कि 2Jn प्लस O2, तीर मारो 2JnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह विस्थापन अभिक्रिया है, आपको याद रखना है। Jn का मतलब होता है जिंक और O का मतलब होता है ऑक्सीजन। आइए 24 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र दोस्तों NaHCO3 है। तो आइए देखते हैं दोस्तों 25 नंबर सवाल को क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों यहाँ पर 25 नंबर सवाल हमारा आ गया है और 25 नंबर सवाल को देखेंगे। कह रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। तो कौन धातु है दोस्तों? तांबा, पारा, सोडियम, लोहा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगी पारा। आइए 26 नंबर सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? कौन है दोस्तों? तो हीलियम है, He। आइए देखते हैं 27 नंबर सवाल को। 27 नंबर सवाल कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाता है? ऑप्शन है पीला, लाल, गुलाबी, हरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगी गुलाबी। यह सिर्फ प्रैक्टिस सेट है, आप लोगों को अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर जिन बच्चे को नहीं आ रहा है ये प्रैक्टिस सेट, तो इसको मैं वीडियो बता रहा हूँ, इस वीडियो से आप लोग याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं अब 28 नंबर सवाल को। 28 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 28 नंबर सवाल कर रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्न में कौन है? तो कौन है दोस्तों? तो N2 है। ये देखते हैं अब 29 नंबर सवाल को। 29 नंबर सवाल कह रहा है कि गंधक की परमाणु संख्या
क्या है? गंधक की परमाणु संख्या जो है वो 16 है। आइए देखते हैं अब हम लोग 30 नंबर सवाल को। 30 नंबर सवाल कह रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत संचालन करता है, क्योंकि अम्ल में क्या होता है दोस्तों? तो आयनित होता है। अम्ल में क्या होता है? आयनित, इसलिए विद्युत का संचलन करता है। आइए देखते हैं अब 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल कह रहा है कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं दोस्तों? तो अम्लीय होते हैं। आप लोग को याद रखना है, अम्लीय होते हैं। 32 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 32 नंबर सवाल कर रहा है कि सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो कौन सी मिश्र धातु मिलाकर तैयार की जाती है? तो यहाँ पर कॉपर इसका सही उत्तर हो जाएगी। आइए अब हम लोग देखते हैं 33 नंबर सवाल को। 33 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 33 नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि NaCl प्लस AgNO3 तीर मारो AgCl प्लस NaNO3 निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगी द्विविस्थापन। अब आप लोग सोचते होइएगा कि द्विविस्थापन हम क्यों लगाए हैं, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। NaCl है और AgNO3 है और AgCl है और NaO3 है। तो Na है तो Na तो यहाँ पर है, यहाँ पर Na है, और Cl है तो Cl यहाँ पर है Ag के सामने, और Ag है तो Ag खुद है यहाँ पर। Ag यहाँ से यहाँ आया है, और NO है तो NO3 यहाँ पर है। तो उसी बतवा को यहाँ पर दोहराया गया है, तो द्विविस्थापन होगा दोस्तों। चलिए हम लोग अब 34 नंबर सवाल को देखते हैं। 34 नंबर सवाल कह रहा है कि सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या है दोस्तों? तो सिलिकॉन सीधी सी बात है एक उप धातु है। आइए हम लोग देखते हैं 35 नंबर सवाल को। 35 नंबर सवाल कह रहा है कि वह तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो उत्कृष्ट गैसें, उत्कृष्ट गैसें कहलाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अब 36 नंबर सवाल को। 36 नंबर कह रहा है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र है। ये BM है दोस्तों, आप मानिए चाहे नहीं मानिए, यह तो आएगा ही, खड़िया का रासायनिक सूत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगी CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। आइए अब हम लोग देखते हैं 37 नंबर सवाल को। 36 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? तो कौन है दोस्तों? तो Na2 है, Na2 है, सोडियम ऑक्साइड। आइए अब हम लोग देखते हैं 38 नंबर सवाल को। 38 नंबर सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एल्काइन है? निम्नलिखित में से कौन एल्काइन है दोस्तों? तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि दिया हुआ ऑप्शन NH4 N2 CH4 C2H C2H2 और C2H6। तो यहाँ पर जो सॉल्व हो जाएगा, यानी कि इसका कार्बन A नंबर ऑप्शन बिल्कुल नहीं सही हो जाएगी। अब आप लोग सोचते हुइएगा क्यों A नंबर सर सही कर दिए? तो सीधी सी बात है, एगो कार्बन है और इसका संयोजकता H का 4 है, तो C के चारों ओर 4 रखेंगे तो ये एल्काइन का रूप हो जाएगा। आइए देखते हैं अब 39 नंबर सवाल को। 39 नंबर सवाल कह रहा है कि CH3 बराबर O-C2H6 का UPSC नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगी दोस्तों एथिल मेथिल ईथर। क्या हो जाएगी? एथिल मेथिल ईथर। इसमें हम आप लोग को कम से कम 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, सभी को आप लोग रट लीजिएगा। प्लीज़ मेरे तरफ से एक कृपया के रूप में समझिए कि मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि यह सभी क्वेश्चन आप लोगों को रट के घोर के पी जाना है, यही सब आएगा एग्जाम में। चलिए हम लोग देखते हैं 40 नंबर सवाल। 40 नंबर सवाल कर रहा है कि निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो कौन किया जाता है? तो दोस्तों तो एथेनॉल। आइए हम लोग देखते हैं अब 41 नंबर सवाल को। 41 नंबर सवाल कर रहा है कि सोडियम और हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद बनाता है? तो कौन सा उत्पाद बनाता है दोस्तों?
तो Na2JnO2 + H2, इसका मतलब हुआ सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इसका सही उत्तर होगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं 42 नंबर सवाल को। 42 नंबर क्या कर रहा है? 42 नंबर में है कि आ गया 42 नंबर BM है, बोर्ड मॉडल है ये। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र NaCO3 इंटू 10H2O। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल नहीं सही हो जाएगी। आइए देखते हैं 43 नंबर सवाल को। 43 नंबर सवाल कर रहा है कि अम्ल राज्य में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात होगा तो कितना होगा दोस्तों? तो दिया है ऑप्शन 1:3, बी ऑप्शन है 3:1, सी ऑप्शन है 2:2 और डी ऑप्शन है 2:3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगी 3:1। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब 44 नंबर सवाल को। 44 नंबर सवाल को कह रहा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। बहुआ प्रश्न है एकदम से, इस तो अभिकारक कहलाते हैं। आइए देखते हैं हम लोग 45 नंबर सवाल को। 45 नंबर सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो कौन अम्लीय ऑक्साइड है दोस्तों? तो CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो अम्लीय ऑक्साइड है। आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न को। यहाँ पर आ गया हमारा 46 नंबर प्रश्न और इसको देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो कौन सा वो है दोस्तों? तो जो अम्ल है वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं अब 47 नंबर प्रश्न को। चलिए हम लोग यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि स्वस्थ शरीर का सामान्य pH मान कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों? तो आप लोग को पता होगा कि 5 से 7 तक pH मान इसका सामान्य होता है। ये देखते हैं अब हम लोग 48 नंबर सवाल को। 48 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलीय होते हैं? तो कौन होते हैं दोस्तों? तो ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज। आइए 49 नंबर सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अमलगम है? निम्नलिखित में कौन अमलगम है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगी CuJn, मतलब कि कॉपर और जिंक जो है वह अमलगम है। आइए देखते हैं 50 नंबर सवाल को। 50 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट को विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? तो कौन सा धातु है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगी एल्युमिनियम। आइए देखते हैं 51 नंबर सवाल को। कह रहा है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिनियाँ कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों? तो आलिंद कहलाती है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग देखते हैं 52 नंबर प्रश्न को। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपाई द्रव को कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको प्लाज्मा कहते हैं। आइए देखते हैं 53 नंबर सवाल को। 53 नंबर सवाल कह रहा है कि किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा उपस्थित रहते हैं? तो किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा उपस्थित रहते हैं दोस्तों? तो उसका नाम है जलमग्न हाइड्रोफाइटस। आइए देखते हैं अब 54 नंबर सवाल को। कह रहा है कि किण्वन यहाँ क्रिया पाई जाती है। किण्वन क्रिया पाई जाती है दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है यह पूछ रहा है? तो हाइड्रा में पाई जाती है। आइए दोस्तों देखते हैं 55 नंबर सवाल कह रहा है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है दोस्तों? तो बीजांड कहलाता है। आइए अब हम देखते हैं 56 नंबर सवाल को। 56 नंबर सवाल कह रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आप लोग जानते नहीं है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है कि C6H12O6। आइए अब जानते हैं कि 47 नंबर सवाल। 47 नंबर सवाल कह रहा है कि 57 नंबर सवाल, सॉरी दोस्तों 47 का आ गया, सॉरी इसके लिए मतलब कि 57 कहना चाहिए। चलिए 57 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? तो किसे कहते हैं दोस्तों?
तो यहाँ पर क्लोरोफिल को कहते हैं। यानी कि क्लोरोफिल व पत्तियों की ऐसे रंध्र पर होते हैं जो क्लोरोफिल के कारण ही सूर्य के प्रकाश को अवशोषण कर पाते हैं। आइए अब देखते हैं 58 नंबर प्रश्न को क्या कर रहा है। 58 नंबर प्रश्न हमारा कर रहा है कि अंडोत्सर्ग का कारण है। अंडोत्सर्ग का कारण क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगी FSH। FS जो है वह अंडोत्सर्ग का कारण है। आइए 59 नंबर सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित जीवों में से किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन विधि द्वारा होता है? तो किसमें होता है दोस्तों? तो पैरामीशियम द्वारा होता है। आइए देखते हैं अब 7 नंबर प्रश्न को कह रहा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो कैसे बना रहता है दोस्तों? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहता है। आइए देखते हैं अब 61 नंबर सवाल को कह रहा है कि भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? तो किस रस की भूमिका होती है दोस्तों? तो आप लोगों को पता होगा कि अग्नाशय रस। जो अग्नाशय हमारा है वह एक मुख्य ऐसी भूमिका है जो भोजन को पचाने का काम करती है। अब आइए देखते हैं 62 नंबर सवाल को। 62 नंबर सवाल कर रहा है कि ट्रिप्सन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है दोस्तों ट्रिप्सन नामक एंजाइम? तो जठर रस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जठर रस में। आइए देखते हैं 63 नंबर सवाल। 63 नंबर सवाल कर रहा है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग दोस्तों हमारा छोटी आंत होता है। आइए हम लोग देखते हैं अब 64 नंबर सवाल को। 64 नंबर सवाल कर रहा है कि मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है दोस्तों? तो यहाँ से मुख गुहा से होता है। आइए अब देखते हैं 65 नंबर सवाल को। 65 नंबर सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? तो कौन पाचन के सहायक होता है दोस्तों? तो लाइपेज जो होता है वह पाचन में सहायक होता है। ये हम लोग देखते हैं 66 नंबर सवाल कर रहा है कि लाइकोलिसियस की प्रक्रिया संपन्न होती है किनके द्वारा होती है दोस्तों? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगी कोशिका के द्रव द्वारा। आइए देखते हैं 67 नंबर सवाल कर रहा है कि ओजोन परत है। ओजोन परत क्या है दोस्तों? तो हानिकारक है। यानी कि ओजोन परत अगर फट जाएगी तो बहुत सारे रोग होंगे और आदमी को मरने का खतरा बना रह सकता है। आइए चलिए अब हम लोग देखते हैं 68 नंबर सवाल को। यहाँ पर हमारा 68 नंबर सवाल यहाँ पर आ गया है और देखते हैं 68 नंबर सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग है? तो कौन है दोस्तों? तो पुंकेसर है। आप लोग को याद रखना है। इसमें से हम लोग 80 गो क्वेश्चन करेंगे। 80 में से आप लोगों को उम्मीद करता हूँ 40 गो जरूर लड़ेगा। चलिए हम लोग देखते हैं 69 नंबर सवाल को। कह रहा है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? तो 30.5 kg मोल। इसलिए ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल नहीं सही हो जाएगी। आइए देखते हैं ऑप्शन 70 नंबर सवाल कर रहा है कि इथाइल अल्कोहल के किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो किन श्वसन से बनता है दोस्तों? तो अवायवीय श्वसन। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल नहीं सही हो जाएगी। आइए देखते हैं 71 नंबर सवाल को। कह रहा है कि रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं को श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? तो कौन सा भाग लेती है दोस्तों? तो लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि RBC। चलिए हम लोग देखते हैं 72 नंबर सवाल को। कह रहा है कि पादप अभिष्टि जमा होते हैं तो किस में होते हैं दोस्तों? तो छालों में होते हैं। आइए हम लोग अब देखते हैं 73 नंबर सवाल। कह रहा है कि मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम पर स्रावित नहीं होता? तो कौन सा भाग है दोस्तों? तो जो ग्रस नली है वह स्रावित नहीं होता है। ये देखते हैं 74 नंबर सवाल। कह रहा है कि मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर रहता है? तो किसकी उपस्थिति पर निर्भर रहता है दोस्तों? तो ADH पर निर्भर रहता है। ये देखते हैं 75 नंबर सवाल कर रहा है कि कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि में संबंधित नहीं होता है? तो कौन सा हार्मोन है दोस्तों?
तो वह है जिबरेलिन। आइए देखते हैं अब 76 नंबर सवाल कह रहा है कि मानव हृदय किस तंत्र का भाग है। तो किसका भाग है दोस्तों? तो उत्सर्जन तंत्र। आइए देखते हैं अब 77 नंबर सवाल। आइए देखते हैं 77 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम में के अध्ययन से संबंधित है क्या कहलाता है। तो उसे कहते हैं दोस्तों हम लोग आनुवंशिकी। आइए देखते हैं 78 नंबर सवाल कह रहा है कि श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है। तो किस गैस को ग्रहण किया जाता है? तो वो है मतलब कि ऑक्सीजन को। आइए देखते हैं 79 नंबर सवाल कह रहा है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। तो कितने परमाणु होते हैं दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगी 6 होते हैं। ये देखते हैं अब हम लोग आखिरी नंबर प्रश्न 80 नंबर कह रहा है कि मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रिया के लिए नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है। तो इसका सही आंसर होगा मेडुला। इसी प्रकार 80 नंबर सवाल आप लोगों को करा दिया गया है। और आप लोग अगर देख लिए हैं वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल डीसी फिल्म्स को आप लोग, प्यारा सा एक चैनल है, इसको दुलार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए। यहीं आप लोग से हमेशा कृपा रहती है, आग्रह रहती है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।